Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. So I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So in today's lecture, we are discussing about the importance of circular flow of income and output. So this is the last lecture of chapter 2 of macroeconomics, circular flow of income and output, in which we are going to discuss the importance of the circular flow of income and output. अगर हमने इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी इस बात को है कि हम सबसे पहले एक बार अपना 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल बनाएं। उसके अंदर हमने जो इंटर सेक्टरल फ्लोज दिखाए थे वो देखें और उससे ये समझें कि जो इंपॉर्टेंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट की वो क्या है, क्योंकि जब तक वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट हमारे सामने नहीं होगा हमें इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में नहीं आएगी। सो सबसे पहले हम 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल फिर से बनाएंगे। आपके पास ऑलरेडी वो अवेलेबल होगा, आप चाहें तो अपनी कॉपी सामने रख सकते हैं और उसमें से उसको ढूंढ सकते हैं। नंबर 2, या आप चाहें तो मेरे साथ साथ आप फिर से बना सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक हाउस होल्ड सेक्टर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बीच में एक फाइनेंशियल सेक्टर आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो हमारा जो है वो अगला सेक्टर जो कि प्रोडक्शन सेक्टर है वो आ जाएगा। ऊपर यहाँ पर हम गवर्नमेंट ले लेंगे और नीचे यहाँ पर हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर जो है वो ले लेंगे। ओके, तो हमने इसको थोड़ा कंप्रेस करके बनाना है ताकि हम इस साइड के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस जो है उसको हम लिख सकें। तो सबसे पहले क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या करना है, प्रोडक्शन सेक्टर से क्या रिसीव करनी है, फैक्टर इनकम, ठीक है। आप इसको फैक्टर इनकम भी कह सकते हैं और आप इसको फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने क्या करना है, प्रोडक्शन सेक्टर को अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोवाइड करवा देना है। तो इसने क्या करना है, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो दे देना है। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर में सिर्फ 2 फ्लोज हो सकते हैं। पहले क्या होगा, पहले रियल फ्लो होगा किस चीज का, फैक्टर सर्विसेज का, इन रिटर्न फैक्टर इनकम आएगी। फिर रियल फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, इन रिटर्न कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो आएगा। नाउ कम्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी सेविंग्स जो है वो कहां पे रख देनी है, फाइनेंशियल सेक्टर में रख देनी है और अगर जरूरत पड़ी तो क्या कर लेनी है, बोरोइंग्स जो है वो इसने कर लेनी है। वैसे ही जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या करना है, जितनी भी सेविंग्स हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर में रख देनी है और जरूरत पड़ी तो क्या कर लेना है, इसने बोरोइंग्स जो है वो कर लेनी है। ओके, वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या करना है, जितनी भी सेविंग्स हैं वो सारी की सारी जो सेविंग्स हैं वो कहां पे रख देनी है, फाइनेंशियल सेक्टर में रख देनी है। अगर जरूरत पड़ी तो क्या होना है, वहां से उसने बोरोइंग्स जो है वो यहां से उसने कर लेनी है। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका तीनों के तीनों सेक्टर के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस है वो डन। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है उन्होंने क्या करना है, गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस देने हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसने हाउस होल्ड सेक्टर को इन रिटर्न जो है वो क्या देनी है, ट्रांसफर इनकम देनी है। आप इसको ट्रांसफर पेमेंट भी बोल सकते हैं। जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने क्या करना है, उसने सबसे पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको टैक्स देना है। गवर्नमेंट सेक्टर ने उसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर को सब्सिडी देनी है और साथ में जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसने प्रोडक्शन सेक्टर को कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर भी देना है। तो ये क्यों देना है? ये जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की बात की थी, तब हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो गवर्नमेंट सेक्टर का हाउस होल्ड के साथ, फाइनेंशियल के साथ और प्रोडक्शन सेक्टर के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो कंप्लीट। नाउ कम्स टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर जब क्या करेगा, जब तो प्रोडक्शन सेक्टर के साथ डील करेगा, ठीक है। अगर तो हमने उनको एक्सपोर्ट किए हैं, अगर प्रोडक्शन सेक्टर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर को एक्सपोर्ट करता है तो उसके बदले में हमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर से मिलेगी एक्सपोर्ट इनकम। और अगर हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड तो उसके बदले में हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर को करेंगे इंपोर्ट पेमेंट। ओके, अब अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हाउस होल्ड सेक्टर के साथ डील करता है, अगर तो हमने जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं तो उसके बदले में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर हमें देगा क्या? फैक्टर इनकम। अब ये फैक्टर इनकम कहां से हो रही है? फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो अगर हमने उनसे फैक्टर सर्विसेज ली हैं तो हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखेंगे और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो भी इसकी इंपॉर्टेंस है हम उनको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे जो पहली इंपॉर्टेंस जो है वो रहेगी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट की। हम ऊपर हेडिंग भी बना लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट, ठीक है। सो दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, इंपॉर्टेंस। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो ये है कि आप अगर इसको देखें, ये जो 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है, अगर आप इसको देखें तो आपको ये दिख रहा है कि ईच एंड एवरी सेक्टर इज डिपेंडिंग अपॉन द अदर सेक्टर्स। लाइक हाउसहोल्ड सेक्टर डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। नाउ फाइनेंशियल सेक्टर डिपेंड्स अपॉन हाउसहोल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो तो फाइनेंशियल पे डिपेंड करता ही है, साथ में फाइनेंशियल सेक्टर डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन सेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन सेक्टर इसको सेविंग्स देगा तो ही ये बोरोइंग कर पाएगा। वैसे ही फाइनेंशियल सेक्टर डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि बैंक्स के पास कितनी मनी सप्लाई होगी, उसके पास कितने पैसे आएंगे, वो कितने लोन दे पाएगा, दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सो फाइनेंशियल सेक्टर कितने इंटरेस्ट रेट देगा, कितने इंटरेस्ट रेट लेगा, वो कितने लोन प्रोवाइड करवाएगा, ज्यादा लोन देगा, कम लोन देगा, entirely depends upon the monetary policy of the government. So financial sector depends upon the government sector. अब गवर्नमेंट सेक्टर ने इनकम लेनी है, सो गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स अपॉन हाउसहोल्ड एंड प्रोडक्शन सेक्टर कि वो क्या करें, वो उसको टैक्स प्रोवाइड करवाएं, उसको नॉन टैक्स रिसीप्ट प्रोवाइड करवाएं, सो दैट द गवर्नमेंट कैन अर्न सम इनकम एंड देन कैन स्पेंड अपॉन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो अब उसके बाद जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इनकम अर्न नहीं कर रहे होंगे, लाइक ओल्ड पीपल हो सकते हैं, लाइक अनएम्प्लॉयड पीपल हो सकते हैं। सो दे डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट सेक्टर कि गवर्नमेंट सेक्टर उनको ट्रांसफर इनकम देगा सो दैट दे कैन अर्न सम इनकम। जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसकी प्रोडक्शन परचेज कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल रहा है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इसको सब्सिडीज दे रहा है तो प्रोडक्शन सेक्टर डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट सेक्टर। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हमसे चीजें परचेज करता है तो हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर पे डिपेंड करते हैं जब हम उनसे चीजें इंपोर्ट करते हैं। So production sector depends upon the rest of world sector. हम rest of world को factor services provide करवाते हैं, so rest of world sector depends upon the household sector कि वो उसको factor services देगा। वैसे ही जो household sector है
दैट डिपेंड्स अपॉन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर जो है वो अपने को जो फैक्टर सर्विसेज देगा। तो सारे सेक्टर जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इनकी जो इंटरडिपेंडेंस है उसका पता हमें इसी सर्कुलर फ्लो से जो है वो लगता है। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस फ्लो से हमें जो है वो नॉलेज मिलती है, नॉलेज अबाउट द interdependence of different sectors of an economy। मतलब इससे हमें ये पता लगता है भी इकोनॉमी का कोई भी सेक्टर जो है वो अपने आप के अंदर कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। देखिए जितने भी सेक्टर्स हमने यहाँ पे बनाए, हर एक सेक्टर किसी न किसी तरह से दूसरे सेक्टर के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब कोई भी सेक्टर ऐसा है ही नहीं जो क्या हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो ये कहे कि मुझे दूसरों की जरूरत नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि मुझे हाउस होल्ड की, मुझे फाइनेंशियल की, मुझे प्रोडक्शन सेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद चला सकती हूँ। या प्रोडक्शन सेक्टर ये नहीं कह सकता कि मुझे हाउस होल्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हाउस होल्ड ना होता तो वो अपनी फैक्टर सर्विसेज ना देता, अगर फैक्टर सर्विसेज ना देता तो ये प्रोडक्शन कहां से करता, ऑब्वियस है ना। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर इनकम लेनी है, अब इसने जो है फैक्टर सर्विसेज देनी है। अगर यही नहीं होता प्रोडक्शन सेक्टर तो इसकी फैक्टर सर्विसेज कौन लेता, तो इसको फैक्टर इनकम कैसे होती, तो ये इस पर डिपेंड करता है। इसने गुड्स एंड सर्विसेज लेनी है तो इसको गुड्स एंड सर्विसेज कौन देगा, प्रोडक्शन सेक्टर देगा, तो इसको प्रोडक्शन सेक्टर के लिए उस पर डिपेंड करता है। तो ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। सो ये जो इंटरडिपेंडेंस है इसकी नॉलेज हमें इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट से जो है वो मिलती है। क्लियर? तो ये इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि जो भी ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है उससे हमें नॉलेज मिलती है, नॉलेज अबाउट द इंजेक्शंस एंड विड्रॉल्स। अब विड्रॉल नहीं लिखना चाहते तो आप जिसमें जो है वो लीकेजेस भी लिख सकते हैं, तो उसकी भी हमें नॉलेज मिलती है। हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर एक टॉपिक किए, एक लेक्चर में हमने करा इंजेक्शन और लास्ट लेक्चर में हमने करा विड्रॉल। तो हमने कहा कि इंजेक्शंस जो हैं वो भी फ्लो वेरिएबल्स हैं, विड्रॉल्स वो भी फ्लो वेरिएबल्स हैं। डिफरेंस इस बात को लेके है कि जहां पर जो इंजेक्शंस हैं वो क्या करते हैं, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को बड़ा कर देते हैं, वहीं पर जो विड्रॉल्स हैं वो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट को छोटा कर देते हैं। जब हमने इंजेक्शंस और विड्रॉल्स किए थे, मैं वहां पर एक 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल लेके चल रहा था, जहां पर मैंने फाइनेंशियल सेक्टर नहीं बनाया, मैंने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर नहीं बनाया, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर नहीं बनाया, और मैंने आपको कहा था कि आप ये अज्यूम कर लीजिए कि ये सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर एग्जाम के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये पूरा सर्कुलर फ्लो बनाएं, फिर उसमें आप इंजेक्शन विड्रॉल्स दिखाएं, इतना टाइम नहीं होगा। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने वहां पर अज्यूम कर लिया था कि दैट द गवर्नमेंट सेक्टर और द फाइनेंशियल सेक्टर और द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर क्या है, ये इनविजिबली एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारे सामने पूरा मॉडल है, अब यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले सपोज करो कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर 2 सेक्टर हैं, दोनों के अंदर फैक्टर इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बस और कुछ भी नहीं है। दोनों के अंदर 100 रुपीस का जो फ्लो है वो चल रहा है। तो क्या हुआ कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर आ गया। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर कहता है कि मैंने ना एक्सपोर्ट करने हैं, ठीक है। हमने प्रोडक्शन सेक्टर ने कहा अब मुझे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर को एक्सपोर्ट करने हैं। तो अब अगर एक्सपोर्ट करने हैं तो प्रोडक्शन सेक्टर कहता कि मैं प्रेजेंटली 100 रुपीस की प्रोडक्शन कर रहा हूं, ओके, वो प्रोडक्शन मैं कर रहा हूं हाउस होल्ड के लिए। अब मुझे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर को एक्सपोर्ट करने हैं तो मुझे 100 रुपीस की प्रोडक्शन उसके लिए भी करनी है, यानी अब प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन करेगा 200 रुपीस की, ओके। तो क्या होगा, अगर 200 की प्रोडक्शन करेगा तो अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा सो दैट द प्रोडक्शन सेक्टर कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अमाउंट 200 और 200 की प्रोडक्शन की, उसके बदले में फैक्टर इनकम कितनी आई 200 की। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा 200 का, यानी पहले जो सर्कल 100 का चल रहा था
बड़ा हो गया ड्यू टू एक्सपोर्ट। पर अगर इंपोर्ट हो गए, अब क्या होगा, अब इंपोर्ट होंगे तो अब हाउस होल्ड सेक्टर कहेगा कि मैंने अब गुड्स जो है वो प्रोडक्शन से नहीं खरीदनी है, यानी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी से परचेज नहीं करनी है, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। तो ये कहेगा जब आप मुझसे चीजें नहीं ले रहे तो मैं बनाऊं क्यों, आपने इससे लेनी है तो इसको पैसे दे दो फिर। तो अब क्या होगा, ये सेक्टर जो है वो कम प्रोडक्शन करेगा, तो सर्कुलर फ्लो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वैसे ही अगर यहां से हाउस होल्ड सेक्टर ने, एक तो क्या हुआ, प्रोडक्शन सेक्टर ने इसको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करवाई हाउस होल्ड सेक्टर को 100 रुपीज की, तो 100 आ गए, इसके पास 100 रुपीज है अभी। अगर इसने फाइनेंशियल सेक्टर से बोरोइंग ले ली 100 रुपीज की, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 200। अब ये डिमांड करेगा 200 की, अब ये 200 की डिमांड करेगा तो ये 200 की प्रोडक्शन करेगा, तो क्या होगा, अब 200 की प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा फैक्टर सर्विसेज देगा, ज्यादा फैक्टर इनकम देगा, तो सर्कुलर फ्लो बड़ा हो जाना है। अगर इसने बीच में से कुछ पैसे सेविंग की फॉर्म में फाइनेंशियल सेक्टर में रख दिए, तो क्या होगा, अब इसके पास पैसे कम रह जाएंगे, डिमांड कम करेगा, ये प्रोडक्शन कम करेगा, फैक्टर सर्विसेज कम लेगा, फैक्टर इनकम कम देगा, क्या होगा, सर्कुलर फ्लो छोटा हो जाएगा। तो इसी से हमें ये पता लगता है कि इकोनॉमी के अंदर कितने इंजेक्शंस हो रहे हैं और कितने विड्रॉल्स हो रहे हैं। वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर देख सकते हो, अब सपोज करो कि इसके पास जो है, जो प्रोडक्शन सेक्टर है उससे 100 रुपीज की इनकम आई, तो ये चाहता था कि मैं प्रोडक्शन सेक्टर से, क्योंकि मुझे 100 रुपीज की इनकम मिली है, तो मैं क्या करूं, मैं 100 रुपीज का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके वो 100 की चीजें मैं इससे परचेज कर लूं। गवर्नमेंट ने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर पे 10 रुपीज का टैक्स लगा दिया, यानी अब इसके पास 100 रुपीज आए थे, बीच में से 10 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट ले गई। अगर गवर्नमेंट ले गई तो इसके पास कितने बचे, 90। अब ये कितने की डिमांड करेगा, 90 की, यानी अब क्या हुआ, अगर ये 90 की डिमांड करेगा तो ये 90 की प्रोडक्शन करेगा। अब 90 की प्रोडक्शन करेगा तो फैक्टर सर्विसेज पहले 100 की ले रहा था, अब कितने की लेगा, 90 की, तो क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज कम लेगा, फैक्टर इनकम कम देगा, प्रोडक्शन कम होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा, सर्कुलर फ्लो छोटा हो जाएगा। यानी मैंने जब आपको इंजेक्शंस और विड्रॉल्स कराए थे, मैंने कहा था सेविंग, एक्सपेंडिचर जो है, डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, these are just only 3 or 4 examples of injections and withdrawals, जिसमें हमने इंजेक्शन में लिया था इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, और हमने विड्रॉल्स में लिया था डिसइन्वेस्टमेंट, सेविंग और इंपोर्ट। मैंने कहा था ये सिर्फ 3 एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो क्या है, वो भी एक तरह की लीकेजेस हैं। अगर यहाँ से पैसे निकल गए टैक्सेस की फॉर्म में, इसके पास पैसे कम रह जाएंगे, ये डिमांड कम करेगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, तो लीकेजेस हैं। अगर गवर्नमेंट ने इसको ट्रांसफर इनकम दे दी तो क्या होगा, इसके पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे, यानी 100 रुपीज इसको प्रोडक्शन सेक्टर से मिले फैक्टर इनकम की फॉर्म में, तो उधर से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है मान लो 20 रुपीज की इसको ट्रांसफर पेमेंट कर दी। अब इसके पास कितने आ जाएंगे, 120 आएंगे, तो क्या होगा, अब ये डिमांड कितने की करेगा, 120 की डिमांड करेगा, तो ये 120 की प्रोडक्शन करेगा, फैक्टर सर्विसेज ज्यादा लेगा, फैक्टर इनकम ज्यादा देगा, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा मिलेगा, सर्कुलर फ्लो बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, तो ये इससे हमें ये भी पता लगता है पूरे फ्लो से कि इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शंस हो रहे हैं या विड्रॉल्स हो रहे हैं। अगर तो सर्कुलर फ्लो फॉर एनी रीजन पहले से बड़ा हो गया है तो हम कहेंगे देयर आर इंजेक्शंस इन द इकोनॉमी, और अगर सर्कुलर फ्लो छोटा हो गया तो हम कहेंगे देयर आर विड्रॉल्स इन द इकोनॉमी। सो इंजेक्शंस कितने हुए, विड्रॉल कितने हुए, उसकी नॉलेज भी हमें इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट से जो है वो मिला करती है। सो दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसी सर्कुलर फ्लो से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करेंगे। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तब मैंने आपको एक बात की थी कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो जो हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं
नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। यानी हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे जो एग्रीगेट्स हैं रिलेटेड टू नेशनल इनकम उनकी, और उसके अगले चैप्टर में हम उन्हीं एग्रीगेट के बेसिस पे नेशनल इनकम को मेजर करेंगे। अब वो जो एग्रीगेट्स जनरेट होंगे वो इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट से निकलने वाले हैं। मतलब कहने का ये है कि जब मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर बट द नेक्स्ट चैप्टर, जब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा मेरा जो फर्स्ट उसमें टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। सबसे पहले मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा, और उसके बाद फोर्थ चैप्टर जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम करेंगे वो शुरू होगा। मतलब वो दोनों चैप्टर जो हैं इस पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन द हाउस होल्ड सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर और द प्रोडक्शन सेक्टर और द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर और द फाइनेंशियल सेक्टर, अगर हम इन सारे फ्लोज को ऐड कर देते हैं, ओके, तो क्या बनेगी, उससे हमारी नेशनल इनकम जो है वो बनेगी। मतलब उसमें हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने कितनी फैक्टर इनकम प्रोवाइड करवाई, उसके बदले में उसको कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिला, उसमें कितने एक्सपोर्ट हुए, इंपोर्ट हुए, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हमने कितनी फैक्टर इनकम प्रोवाइड करवाई, उसको हमसे हमने कितनी फैक्टर इनकम रिसीव की, ठीक है, तो कितना जो है यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सेक्टर ने किया, कितनी सेविंग्स हुई, कितनी बोरोविंग्स हुई, हम सारी चीजों को जो है वो नेशनल इनकम के अंदर स्टडी करेंगे। बट उसमें एक चीज जो है वो हम ध्यान में रखेंगे कि जब हम नेशनल इनकम मेजर करेंगे उसके अंदर हम यूज तो इसी को करेंगे, पर इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर इनकम को लेके चलेंगे। हम किसी भी तरह की जो ट्रांसफर इनकम है उसको लेके नहीं चलते, क्योंकि जो नेशनल इनकम होती है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर इनकम को लेके चलते हैं। हम किसी भी तरह की ट्रांसफर इनकम को लेके नहीं चलते। मतलब हम क्या करेंगे, जब हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट से क्या करेंगे, हम नेशनल इनकम मेजर करेंगे। सबसे पहले ये जो ट्रांसफर इनकम लिखा हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर, मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, यूज इसी को करूंगा पर इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। वैसे ही हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर को जो टैक्सेस गए मैं उसको भी इंक्लूड नहीं करूंगा, कि जो टैक्सेस हैं वो भी एक तरह की ट्रांसफर इनकम है जो गवर्नमेंट सेक्टर को होती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर इनकम है, गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्सेस ले लेती है पर उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं देती। अब आप कहोगे सर इनकम गवर्नमेंट तो हमें टैक्सेस के बदले में कुछ ना कुछ तो देती है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं तो गवर्नमेंट उसके बदले में बिल्कुल हमें देती है, बट ये नहीं है कि अगर हम टैक्स देंगे तो ही कुछ मिलेगा। गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर एजेंसी, उसने अगर काम करना है तो सबके लिए काम करना है। उसने ये नहीं देखना कि जिन्होंने मुझे टैक्स दिया है मैं सिर्फ उन्हीं को रिटर्न में दूं, वो सबको देती है। एंड दैट जो भी दिया जाता है दैट इज नॉट इन द प्रोपोर्शन ऑफ जो हमने टैक्स दिया। ये नहीं है कि जो लोग ज्यादा टैक्स देंगे उनको ज्यादा मिलेगा, जो कम टैक्स देंगे उनको कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो टैक्सेस क्या हैं, वो भी ट्रांसफर्स हैं, हम उनको भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर टैक्स दे रहा है तो वो भी टैक्स ही है, तो ये भी ट्रांसफर्स हैं, मैं इसको भी नहीं लूंगा। यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है प्रोडक्शन को, तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो उसके बदले में प्रोडक्शन क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं, तो ये भी ट्रांसफर है, मैं इसको भी नहीं लूंगा। पर ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट दे रही है ना प्रोडक्शन सेक्टर को, इसको जरूर लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन सेक्टर को दिया तो इसका मतलब क्या होगा, पहले प्रोडक्शन सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट को दी होंगी। जैसे अगर हाउस होल्ड सेक्टर ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया था प्रोडक्शन सेक्टर को, तो पहले प्रोडक्शन सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को दी थी, उसके बदले में हाउस होल्ड ने
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया था वैसे ही गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है। पहले गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगी, उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगी, तो ये ट्रांसफर नहीं है तो इसको इंक्लूड करूंगा। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही ये फैक्टर इनकम है, ये तो आना ही आना है। एक्सपोर्ट इनकम हो रही है तो पहले एक्सपोर्ट करेंगे फिर इनकम होगी, तो गया और आया तो ट्रांसफर तो नहीं हुए, क्योंकि हमने कहा था ये ट्रांसफर्स क्या है, ये यूनिलेटरल्स होते हैं, वन साइडेड होते हैं, ठीक है। तब ये तो वन साइडेड नहीं है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट भेजेंगे तो इनकम होगी, इंपोर्ट जो है ये भी ट्रांसफर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट करेंगे, तो टू वे हो गया ना, तो जो टू वे हुआ वो ट्रांसफर्स नहीं है, तो इसी को यूज करेंगे। पर इसमें जो जो ट्रांसफर्स होंगे उनको छोड़ देंगे, बाकी इंक्लूड कर लेंगे और उससे हम अपनी नेशनल इनकम को जो है वो मेजर कर लेंगे। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है, इससे हम अपनी नेशनल इनकम जो है उसको भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमें जो है वो नॉलेज मिलती है, नॉलेज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट है उससे हमें यह पता लगता है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है। अगर हम इकोनॉमी की फंक्शनिंग समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें इससे ये पता लगता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट से कि इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड है या ओपन है। अगर तो क्लोज है तो क्या होगा, रेस्ट ओवर नहीं होगा, ठीक है। तो रेस्ट ओवर नहीं है तो मतलब ना तो इंपोर्ट होंगे ना एक्सपोर्ट होंगे, मतलब ना ये होगा ना ये होगा, ना हम फैक्टर सर्विसेज देंगे ना फैक्टर सर्विसेज देंगे, तो ये जो ग्रीन कलर वाली ट्रांजैक्शंस हैं ये नहीं होंगी। तो पहला तरीका। फिर ये पता लगता है कि क्या गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है या नहीं। जैसे हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट पढ़े थे, जब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दो तरह के व्यूज किए थे, क्लासिकल एंड केन्जियन। तो क्लासिकल कहते थे देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वो मान के चलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है तो क्या होगा, ये जितने भी रेड कलर वाले ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं ये नहीं होंगे। तो इससे ये पता लगता है कि क्या फाइनेंशियल सिस्टम है कि नहीं, बैंक्स हैं कि नहीं, ठीक है। बहुत पुराने जमाने की बात करें तब बैंक्स कहाँ हुआ करते थे, है ना, तो तब फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता था। तो सर्कुलर फ्लो में जितने सेक्टर्स ज्यादा होंगे, मतलब शुरुआत करेंगे हाउस होल्ड और प्रोडक्शन से, जैसे हमने अपने चैप्टर में किया। फिर हमने क्या किया, फाइनेंशियल लेके आए, फिर हमने क्या किया, गवर्नमेंट लेके आए, फिर हमने क्या किया, रेस्टोरेंट लेके आए। तो इससे ये पता लगेगा कि जो इकोनॉमी है उसकी फंक्शनिंग जो है वो कैसे होती है, उसमें कितने सेक्टर्स हैं, वो आपस में कैसे फंक्शन करते हैं, एक दूसरे को लेके किस बात पे वो डिपेंड करते हैं और दूसरे पे उन पे किस बात को लेके डिपेंड करते हैं, कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्टर कम इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी बात होगी। भी अगर कई केसेस ऐसे होंगे जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेट करेगा, ठीक है, जो हमने बात की थी एक तरह की इकोनॉमी की विच इज कॉल्ड अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेट करता है। या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं अगर हम उनकी बात करें, उनके केस में क्या होता है, जो उनका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा इन द सेंस कि अब वो अंडर डेवलप्ड है तो वो क्या करेंगे, वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे ज्यादा डिपेंड करेंगे। तो क्या होगा, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से उनके इंपोर्ट जो है वो ज्यादा होंगे, तो उनकी जो इंपोर्ट पेमेंट है वो भी ज्यादा होंगी। एक्सपोर्ट कम होंगे तो एक्सपोर्ट इनकम कम होगी। वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को फैक्टर सर्विसेज कम देंगे, मतलब उनको जो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम होगी, पर फैक्टर सर्विसेज ज्यादा लेंगे तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा होगी, ठीक है। इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है तो सेविंग बोरोइंग्स कम होंगी, क्योंकि इनकम ही नहीं होगी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, तो सेविंग कहां से करेंगे, बैंकों में पैसे नहीं होंगे, वो उनकी बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है उसका पता भी हमें इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट से जो है वो लगता है। डिफरेंट सेक्टर्स की रिलेटिव इंपॉर्टेंस पता लगती है, आपसी इंटरडिपेंडेंस जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी उसका भी पता जो है वो हमें इससे लगता है। उसके बाद हमें इसमें पता लगता है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉलेज अबाउट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
देखो हमने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हम नहीं पढ़ते। तो अब क्या होगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो क्या है, वो होती है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सेक्टर करेगा। नंबर 2 कंजम्पशन, कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर करेगा या गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन करेगा। नंबर 3 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकती है एज फार एज द केन्स इज कंसर्न, क्योंकि केन्स ने कहा था गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज मस्ट। उसमें हमने जब केन्जियन व्यू पढ़े थे हमने कहा था एक टॉपिक पंप प्राइमिंग, मतलब जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन होता है एट दैट टाइम गवर्नमेंट आती है एज ए इन्वेस्टर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करती है। तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलनी शुरू हो जाती हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, क्या हुआ, पहला क्या हुआ, प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोडक्शन सेक्टर, कंजम्पशन कौन कर सकता है, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर कंजम्पशन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, और कौन कर सकता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने सुना होगा एफडीआर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो होता है हमारी कंट्रीज में, वो कर सकते हैं। एक्सचेंज कौन करेगा, प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से एक्सचेंज कर रहा है, कैसे, उसको फैक्टर इनकम दे रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर टैक्सेस दे रही है, ट्रांसफर इनकम दे रही है। प्रोडक्शन सेक्टर टैक्सेस दे रहा है, सब्सिडी ले रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले रहा है। तो ये सारे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। अब चाहे तो माइक्रो है चाहे मैक्रो है, पढ़नी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही हैं। डिफरेंस किस बात को लेके है, अबाउट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हमने कहा था अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्मॉल लेवल पे पढ़ रहे हैं देन इट इज माइक्रो, और अगर हम उसको लार्ज लेवल पे पढ़ रहे हैं देन इट इज मैक्रो। तो इससे हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका लेवल पता लगता है कि अब देखो भी, अब हम पढ़ तो मैक्रो रहे हैं, अब जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, मतलब जितनी ये प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, जितनी ये कंजम्पशन ज्यादा करेगा, जितनी ये दोनों इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे या ये इन्वेस्टमेंट करेगा, जितना डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, उतना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट जो है वो बड़ा होगा। लेवल मींस कि लेवल कितना है, इतना इतना इतना। तो जितने एक्सचेंज ज्यादा, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा, जितनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा, जितना डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, तो उतना सर्कुलर फ्लो बड़ा होगा, और जितना सर्कुलर फ्लो छोटा होगा इसका मतलब ये होगा कि उतने ही इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, फाइनेंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इससे हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो लेवल हैं भी उस पूरी की पूरी इकोनॉमी में, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी हो रही हैं। अब क्या होगा, अगर तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो वहां पे क्या होगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लेवल है वो ज्यादा होगा, इट मींस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट ज्यादा होगा। अगर इकोनॉमी डेवलपिंग है तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनका लेवल कम हो जाएगा। अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं तो लेवल और कम हो जाएगा। तो इससे हमें लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसका पता लगता है। लास्ट इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें हमें नॉलेज मिलती है, नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनकी नेचर क्या है उसका हमें पता लगता है। देखिए यहाँ पे हमने बात की थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लेवल की, यहाँ पे हमने बात की है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की नेचर की। नेचर मतलब क्या है कि अब देखो, अब अगर हम लेवल देखते हैं तो लेवल में मैं ये देखूंगा कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, मतलब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 रुपीज का कर रहा है कि 200 का कर रहा है कि 500 का कर रहा है। दिस इज लेवल। 100 है तो लेवल कम, 200 है तो और ज्यादा, 500 है तो और ज्यादा। दिस इज द लेवल। प्रोडक्शन सेक्टर कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, 500 की, 1000 की, 2000 की। अगर 500 है तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से सुनिए, लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम, 1000 की है तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, 2000 की है तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन और ज्यादा। दिस इज अ लेवल। पर अगर मैं बात करता हूं नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो मैं ये कहूंगा सेक्टर ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है वो कौन सी चीजों पे कर रहा है। ध्यान से, नेचर में हम बात करेंगे कौन सी चीजों पे, कौन सी मतलब वो लग्जरीज पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है,
कि वो नेसेसिटीज पे कर रहा है कि वो कंफर्ट्स पे कर रहा है। अगर प्रोडक्शन सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है तो कौन सी चीजों की प्रोडक्शन कर रहा है? ओके, कौन सी? लग्जरीज प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर 2 नेसेसिटीज प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर 3 कंफर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर तो लेवल देखना होता तो मैं देखता कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कितना लगा रही है, 5%, 10%, 20%, तो दिस इज द लेवल। पर अगर नेचर देखूंगा तो मैं देखूंगा कि गवर्नमेंट जो टैक्स है वो कौन कौन सी चीजों पे लगा रही है। वो जो है अल्कोहल पे लगा रही है, सिगरेट्स पे लगा रही है, या वो मार्कर पे लगा रही है, या वो फूड आइटम पे लगा रही है, तो किस पे लगा रही है? ठीक है, तो अब अगर हम लेवल की बात करते हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो मॉनेटरीज रहेंगे, मॉनेटरी आइटम्स रहेंगी भी 5%, 10%, 20%, ये है। अगर नेचर की बात करेंगे तो कौन सी चीजों पे आ जाएंगे, तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कौन सी चीजों की कंजम्पशन कर रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर कौन सी चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को हम कौन सी चीजों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं। पर अगर लेवल देखता तो मैं देखता कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो लेवल और नेचर दोनों पता लगती है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हम कौन सी फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं और कौन सी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। अगर लेवल देखता तो बोलता कितने की फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, कितने की फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं। तो इससे जो सर्कुलर फ्लो है इससे हमें जो है वो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पता लगता है, साथ के अंदर नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पता लगता है। जो लेवल पता लगेगा वो आपको पता लगेगा मॉनेटरी फ्लो से, भी कितने मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उससे लेवल पता लग जाएगा। और जो रियल फ्लोज होंगे उससे पता लगेगा कि नेचर ऑफ फ्लोज क्या है। मतलब ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है इससे जब गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है तो वो कौन सी दे रहा है। ठीक है, तो रियल फ्लो से आपको नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पता लगेगी, मॉनेटरी फ्लो से आपको जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पता लगेगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड आउटपुट। आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। इन केस देयर इज एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आपके डाउट जो है वो जरूर क्लियर होंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर चैप्टर दैट इज द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बट दैट विल बी our next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Please do subscribe the channel and press the bell icon. We'll meet next time. Thank you very much.